नमो नमः। राम राम, सत श्री अकाल। होली कैसी रही आपकी? आशा करती हूँ बहुत अच्छी रही होगी। प्रिय मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में स्वर संधि का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि, पूर्व रूप, पर रूप संधि, वृद्धि संधि, इस प्रकार से अध्ययन कर लिया था। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो में, जिसमें मैंने संधि का परिचय दिया था और ये कहा था कि संधि हम अक्सर ही जानते हैं कि 3 प्रकार की होती है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में ये अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि और प्रकृति भाव संधि इस तरीके से दे रखी है। तो यहाँ तो 5 प्रकार की हुई और हम पढ़ते हैं 3 प्रकार की। तो लघु सिद्धांत कौमुदी ये भी एक व्याकरण शास्त्र ही है, जिसमें अच संधि के अंतर्गत ही प्रकृति भाव को समाहित किया गया है और विसर्ग संधि के अंतर्गत स्वादि संधि को समाहित किया गया है। तो हमने लास्ट वीडियोस में अपनी अच संधि अर्थात स्वर संधि तो कंप्लीट कर ली थी। अब उसके आगे का हिस्सा जो प्रकृति भाव के नाम से जाना जाता है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। देखिए, प्रकृति भाव संधि, सबसे पहले तो प्रकृति भाव इस बात को समझ लेते हैं। प्रकृति का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में जानते हैं नेचर, और नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता, अर्थात यहाँ भी कुछ ऐसा सा ही है। यहाँ प्रकृति अर्थात संधि के नियम लागू तो होंगे, वही जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है। कहीं दीर्घ का होगा, कहीं गुण का होगा, कहीं वृद्धि का होगा और कभी कभी तो अयादि भी हमने देखने को मिलेगी। लेकिन इस तरीके से नियम लागू होने के बाद भी वहां प्रकृति भाव हो जाने के कारण संधि नहीं होगी और इस प्रकार से इस संधि में प्लस, जिसे धन कहा जाता है, का साइन हट जाता है, चिन्ह हट जाता है और दोनों पद एक ही शिरोरेखा के नीचे या फिर अलग अलग लिख दिए जाते। ठीक है, तो देखते हैं, आज इसका अध्ययन करते हैं। प्रकृति भाव संधि, जिसका सूत्र है प्लुत प्रग्रिय प्रग्रिया अचि नित्यम। ये अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 125 नंबर का सूत्र है। इसका क्रम 125वां है। इस सूत्र में अचि अर्थात अच जो कि स्वर है, जो हमारे महेश्वर सूत्र के अनुसार नो है। अच प्रत्याहार है, जिसमें सप्तमी भक्ति का एक वचन लगा हुआ है और आगे लिखा हुआ है नित्यम। नित्यम अर्थात परमानेंट, यानी ऐसा ही होगा। कई बार हमें सूत्र में या फिर वृत्ति अनुवृत्ति में हमें दिखता है विभाषा ना, तो विभाषा का अर्थ होता है विकल्प, मतलब वहां पे 2 रूप बनेंगे। किसी भी चीज के कितने रूप बनेंगे? 2 रूप। और अगर नित्यम आ जाता है तो इसका मतलब वो परमानेंट एक ही रूप रहेगा, उसका एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले अब इसको तोड़े तो इसमें ये 2 पद निकल के आते हैं, एक है प्लुत और एक है प्रगृह्य। अब प्लुत क्या है और प्रगृह्य क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। इसको समझ लिया, संधि समझ में आ गई, समझिए। प्लुत इसको कहा गया है दूरात भूते। दूरात भूते अर्थात दूरात दूर से, भूते अर्थात बुलाने पर। अब दूर से बुलाने पर मान लो हम मान लो क्या ऐसा ही है, मैं अगर किसी अपने पुत्र को या अपने किसी संबंधी को या अपने पड़ोसी को या अपने मित्र को, किसी को भी बुलाऊं, अगर पास से बुलाऊं तो मुझे आराम से बात करनी पड़ेगी, और अगर मैं उसको दूर से बुलाऊं तो मुझे आवाज लगानी पड़ेगी। जैसे मैं अगर अपने पुत्र को आवाज लगाऊं तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा और बोलते बोलते जो लास्ट स्वर होगा वो खींचेगा। जैसे हम कृष्ण शब्द को ही उच्चारित करते हैं और मैं दूर से बुला रही हूँ, हे कृष्णा, तो अणा अ, तो ये जो कृष्ण शब्द है उसमें अणा में अ है, जो कि टी कही जाती है, वो टी ही प्लुत है। उस टी की ही प्लुत संज्ञा हो जाती है पुकारने पर। जैसे कृष्णा ये इसमें टी है। ये जो 3 टाइम, जो 3 टाइम्स खींच रहा है या त्रिमात्रिक हो रहा है, ये पुकारने पर यही प्लुत है। इसी प्लुत की नंबर 1 देखिए, दूर से बुलाने पर टी की प्लुत संज्ञा, उसी को ही प्लुत कहा जाता है।
अब आया प्रगृह्य, इसके लिए सूत्र क्या दिया गया, ई दू दे द्विवचनम। फिर से हम इसको बोलते हैं ई दू दे द्विवचनम। द्विवचनम अर्थात द्विवचनांत अर्थात द्विवचन से अंत होने वाला। अब अब ये द संधि की वजह से हो गया है द, अगर मैं इसको विच्छेद करूं तो निकलता है ईट, ईट। अब ये बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ ऊ और फिर से द, ये भी संधि की वजह से हो गया, मैंने इसको विच्छेद किया, बन निकल के आया ऊत। अब इसमें ये एक ही मात्रा है और फिर से द जो कि संधि की वजह से हुआ है, अलग किया, विच्छेद किया, एक। हमारे पास ये 3 पद निकल के ईद ऊत एक, अर्थात ईद से दीर्घ ई, ऊत से दीर्घ ऊ और एक से एक, ये 3 वर्ण है। इन 3 वर्ण से और द्विवचन में अंत होने वाला जितने भी ऐसे पद होंगे वो सारे प्रगृह्य कहलाएंगे। देखिए कैसे, यहां मैंने दीर्घ ई के कुछ पद लिख लिए हैं, ऊ के भी लिख लिए हैं और ई के भी लिख लिए हैं। जैसे अब ई है दीर्घ ई, अब हरि हृस ई के साथ प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है, तो हरि हरि हरया, तो हरि कैसे हो गया, दीर्घ ई है और द्विवचन, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। एक और उदाहरण देख लेते हैं, अग्नि दीर्घ ई द्विवचन में है, ये क्या हो गया, प्रगृह्य संज्ञा हो गया। ऊ का देख लेते हैं, विष्णु वायु, ये भी द्विवचन है, दोनों ये द्विवचन है, ये भी द्विवचन है। अब ए से देख लेते हैं, जैसे जैसे रमा का रूप होता है, रमा रमे रमाहा, ऐसे ही गंगा गंगे गंगाहा, तो गंगे तो द्विवचन हो गया, तो इसी तरीके से माला माले मालाहा, तो माले तो गंगे माले, एक उदाहरण है प्रगृह्य संज्ञा। तो इस तरीके से जो ई दीर्घ ई से अंत होने वाले हो, दीर्घ ऊ से अंत होने वाले हो, ए से अंत होने वाले हो, प्लस द्विवचनांत हो, ऐसे सारे पद प्रगृह्य संज्ञक कहलाते हैं। और प्लुत संज्ञक देख लेते हैं, जैसे एहि कृष्ण अत्र गोश्चरन् चरति, एहि कृष्ण, अब ये बुलाया गया, संबोधन हुआ, और ए अरे कृष्ण अत्र यहाँ यहाँ, अब वो घूमने गए होंगे, ऐसा है कान्हा जी अपने टाइम पे गैया को चराने जाया करते थे। अब है तो गैया है ना, तो क्या होता था, कई बार चरते चरते वो अपने झुंड से थोड़ा अलग हो गई होगी एक आधी गैया, अब उनको ढूंढते ढूंढते कान्हा जी आगे निकल गए। अब इनके साथी जो पीछे थे और उन्होंने कहा अरे ये तो ये रही, कान्हा जी वहां ढूंढने गए, तो उन्हें आवाज लगा रहे हैं, अरे कृष्णा ये रही, यहाँ है गैया, तो कृष्णा यह संबोधन हुआ कृष्ण का। तो अब कृष्ण है तो देखने में तो एक वचन सा लग रहा है, अब एक वचन कन्फर्मली तब हो जब एक वचन हो प्लस उसमें विसर्ग लगा हुआ हो, अर्थात कृष्णा, तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया। लेकिन यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन की बात नहीं है, यहाँ है जिसे पुकारा जाता, जहां पे संबोधन हो, वो वाले हिस्से, वो वाले स्वर सारे टी प्रज्ञक संज्ञक होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे कृष्ण है, एक वचन होता तो विसर्ग लगता था, उसका मतलब संबोधन नहीं है, अब यहाँ विसर्ग नहीं है, मतलब ये संबोधन है। तो एहि कृष्णा अत्र गोश्चरति, तो अब देखो कृष्णा में अ है, दिखाती हूँ, ये देखिए कृष्णा में क्या है, अ, और अत्र में क्या है, अ। अब दोनों अ है अर्थात सवर्णी है। अब आप माइंड में थोड़ा याद कीजिए कि हमने कौन सी संधि पढ़ी थी, कि कहां पे प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों जगह समान वर्ण हो, याद कीजिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या था, अकहा सवर्णे दीर्घ।
अकसमण्य दीर्घः, ये नियम कहता है कि प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों जगह समान वर्ण होने चाहिए। हाँ, दीर्घ और ह्रस्व कोई बात नहीं, लेकिन समान होने चाहिए। मतलब अगर इधर आ है तो इधर भी आ ही हो, ह्रस्व हो दीर्घ हो, होने चाहिए दोनों आ ही, तो उसका क्या कर दोगे आप, दीर्घ आ कर दोगे। ऐसे ई में है, प्लस से पहले ई और प्लस के बाद ई, ह्रस्व हो दीर्घ हो, लेकिन दोनों का एक आदेश होके दीर्घ ई हो जाता है। ऐसे ही ऊ का होता है। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या है, दोनों जगह ह्रस्व अ है, तो आपको क्या करना है, दीर्घ अ, नियम लागू हो गया आपका सामान्य दीर्घ। चूंकि ये कृष्ण कैसा है, प्लुत संज्ञक है, तो यहां संधि दीर्घ की अप्लाई नहीं होगी, नियम लागू नहीं होगा। कौन सा नियम लागू हो जाएगा, प्रकृति भाव का नियम लागू हो जाएगा। किस सूत्र से, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्य। ये कहता है कि प्लस से पहले देखिए, यहां पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इधर क्या हो, यहां प्लुत, अब आप जानते हैं प्लुत क्या है, अर्थात जो संबोधित किए गए पद हैं, ऐसे प्लुत या फिर प्रगृहक, अर्थात जो दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए और साथ में द्विवचन से अंत होने वाले हो, ऐसे शब्द या तो ये मिले या फिर ये मिले। और अची, और यहां क्या हो, अच हो, व्यंजन नहीं है, ध्यान रहे, अच हो, तो ऐसे में वहां की कोई भी संधि अप्लाई नहीं होगी, वहां प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या नियम है, प्लुत हो या प्रगृह्य हो और प्लस के बाद आपको कोई भी अच मिले, अर्थात कोई भी स्वर अ मिले, ई मिले, उ ह्रस्व दीर्घ दोनों रूप में, उ मिले, री मिले, री मिले, ए मिले, आई ओ औ कुछ भी मिले, स्वर होना चाहिए, तो ऐसे में वहां संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव ही रहेगा। ये इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, तो अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, ऐसा ये कहता है। तो यहां पे वैसे तो होता कृष्णात्र, लेकिन नहीं होगा, तो अब क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ये कृष्ण, सेम ऐसे ही, और अत्र, यही रह जाएगा, कृष्ण अत्र, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए, आगच्छ पुत्र अत्रास्ति ते माता, अत्रास्ति, अत्रास्ति ते माता, अरे पुत्र ये रही आपकी माता। मान लो माँ, बच्चा आया घर पे स्कूल से, अपनी माँ को ढूंढ रहा है, अब एक कमरे में गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, अब बराबर में दादी बैठी है, अब माँ कहाँ है, किचन में, अरे पुत्र ये रही माता, तो पुत्र त्र में अ है, ये देखिए, ये त्र में क्या है, अ है, अब ये अ कैसा हो गया, प्लुत हो गया ना। इसमें अ है, और अत्र में यहाँ क्या है, अ, फिर से द्वितीय संधि का नियम लागू हो गया, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये संबोधन का है, अर्थात यहाँ पे जो टी है वो प्लुत संज्ञक है, और प्लुत संज्ञक होने की वजह से वहां प्रकृति भाव होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, सीधी कॉपी हो जाएगी, पुत्र अत्र, या अत्रास्ति पूरा आप ऐसे ही लिख सकते हो।
ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने आज इसमें ये समझा कि प्रकृति भाव कहाँ कहाँ होगा। अगर देखा जाए तो कायदे से प्रकृति भाव 3 जगह से होता है। हाँ, देखिए कैसे। एक प्रकृति भाव कहाँ होगा, जहां प्लुत होगा, अर्थात प्लुत के साथ अच होगा, वहां प्रकृति भाव होगा। और प्लुत क्या हो गए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा, जहां प्रगृह्य होंगे, अर्थात प्रगृह्य संज्ञक पद होंगे और उसके आगे क्या मिले, अच, वहां होगा। ये तो दोनों अभी हमने इस सूत्र के अनुसार पढ़ा। इसके अलावा कुछ सामान्य प्रकृति भाव भी हैं जो विशेष स्थिति में विकल्प से होंगे। अर्थात आगे आने वाली वीडियो में आपको कुछ ऐसे सूत्रों का अध्ययन मिलेगा, अध्ययन करने को मिलेगा जिसमें कुछ सूत्र हैं जिसकी वजह से वृद्धि संधि होनी थी, गुण होना था, अयादि होनी थी, लेकिन वहां नहीं होगी, वहां प्रकृति भाव हो जाएगा। तो वहां विकल्प, और कई जगह आपको विकल्प भी देखने को मिलेगा कि अयादि हो भी रही है और प्रकृति भाव भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो अभी हमने सूत्र पढ़ा, उससे तो आतिप्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से तो 2 जगह, और एक विशेष स्थिति में विकल्प से सामान्य प्रकृति भाव जिसे कहा जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये प्रकृति भाव संधि के अभी 2-3 और पार्ट्स बनेंगे। आगे का अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे अभ्यास के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।